Dear students, welcome to the second lecture on quantum mechanics part 2. पिछले क्लास में हम लोग ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिक आइडियाज, प्रारंभिक विचार, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, क्वांटम यांत्रिकी अवधारणाएं और एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने के क्राइटेरिया या दशाओं को देखे। जैसे कि हम लोग ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखा, सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये ओवरलैप होकर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आणविक कक्षक कहते हैं। परमाणुविक कक्षकों के अतिव्यापन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ये एक केंद्रीय होता है, मोनोसेंट्रिक होता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुकेंद्रित या पॉलीसेंट्रिक होते हैं। मोनोसेंट्रिक का मतलब है एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन केवल एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में या प्रभाव में होगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन एक से अधिक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल को हम वेव फंक्शन साई या फाई से लिखते हैं। उसी प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी हम वेव फंक्शन से लिखते हैं, साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणुविक कक्षकों के रे के संयोजन विधि के द्वारा बता सकते हैं। इसको समझने के लिए यदि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, उसमें एक से अधिक न्यूक्लियस है, अलग अलग न्यूक्लियस या अलग अलग एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल फंक्शन साई1, साई2, साई3 आदि है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा हम साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को C1 साई1 प्लस C2 साई2 प्लस C3 साई3 इत्यादि के द्वारा हम बता सकते हैं। इसको जनरल फॉर्मूला में साई इज इक्वल टू समेशन CI साई I द्वारा लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेंगे, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे, दो न्यूक्लियस होगा और दो इलेक्ट्रॉन होगा। इस एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन को यदि हम साई ए से लिखते हैं, इस एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन को यदि हम साई बी से लिखते हैं, तो जो वेव फंक्शन होगा उसको हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, साई1 इज इक्वल टू C1 साई ए प्लस C2 साई बी। उसी प्रकार साई2 के लिए लिखेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए C1 साई ए प्लस C2 साई। तो इस सिस्टम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का टोटल वेव फंक्शन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए will be equal to product of wave function for the first and second electron. So this is the complete wave function for hydrogen molecule. इसी प्रकार पॉली इलेक्ट्रॉन या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका वेव फंक्शन होगा और उनके प्रोडक्ट के द्वारा हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में C1, C2 एक्सेट्रा ये गुणांक या कोएफिशिएंट कहलाता है। यदि हमको इनके मान ज्ञात हो जाता है, जब इनका मान ज्ञात हो जाएगा, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो LCAO या
एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा हमको दो कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है। एक है साई ए प्लस साई बी और दूसरा है साई ए माइनस साई बी। यहां पर साई ए प्लस साई बी वेव फंक्शन का एडिशन है और साई ए माइनस साई बी वेव फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है। कब एडिशन होगा और कब सब्ट्रैक्शन होगा? जब वेव फंक्शन दोनों सेम फेज में है, when they are in phase, और जब दोनों वेव फंक्शन अलग अलग फेज में है, आउट ऑफ फेज होगा, तब वेव फंक्शन का सब्ट्रैक्शन होगा। जब दोनों एक ही फेज में होगा, यहां पर जो व्यतिकरण होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा। इंटरफेरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव या संयोजी होगा और यहां पर व्यतिकरण जो है विनाशी या डिस्ट्रक्टिव होगा। तो जब सेम फेज में होगा कंस्ट्रक्टिव होगा और आउट ऑफ फेज होगा डिस्ट्रक्टिव होगा। और कंस्ट्रक्टिव जब होगा उस केस में हमको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और यहां पर हमको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होगा। अब आइए हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे कि हम लोग ने पिछले क्लास में देखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के 3 क्राइटेरिया है। पहला एनर्जी, दूसरा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप और तीसरा है सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस। आणविक अक्ष के सापेक्ष हमको सिमेट्री चेक करना है। पहले पॉइंट के अनुसार केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिनके एनर्जी समान होगा। केवल एनर्जी समान होने से पर्याप्त नहीं है, ओवरलैपिंग या अतिव्यापन जो है वो अधिक से अधिक हो ताकि हमको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्राप्त हो सके। ओवरलैप के एग्जांपल में हम लोग ने पिछले क्लास में देखा, 2p ऑर्बिटल ये ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकता है। ये 2p ऑर्बिटल ये भी सेम एनर्जी का, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा। कारण यहाँ पे यदि हम देखें लूप का साइन, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा और यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। दूसरा देखें सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस। सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस का भी उदाहरण हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था। यदि मान लें ये S और P है, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, इसका वेव फंक्शन का साइन प्लस है, ये प्लस लूप है, ये माइनस है। मॉलिक्यूलर एक्सिस के दोनों तरफ साइन सेम होगा। दूसरा उदाहरण हम लोग ने देखा था इस प्रकार से, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस। यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस हो रहा है और ये प्लस इंटू प्लस ये प्लस है। तो सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस सेम है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। नेक्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस होगा और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। तो इस केस में यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बन सकता क्योंकि पॉजिटिव ओवरलैप नेगेटिव ओवरलैप इनको कैंसिल। अब आइए हम मेन टॉपिक में आते हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन बाय LCAO मेथड। LCAO विधि द्वारा H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन के बनने को हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन में 2 प्रोटॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये सिस्टम जो है सिंपल मॉलिक्यूलर सिस्टम है। सिंपल मॉलिक्यूलर सिस्टम इन द सेंस यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और हम जानते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी एग्जैक्टली सॉल्व
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही किया जा सकता है। इस सिस्टम को समझने के लिए हम दो हाइड्रोजन एटम को लेते हैं, एक को A से लेबल कर रहे हैं और दूसरा B से। जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है तो उसके लिए वेव फंक्शन होगा साई A। जब इलेक्ट्रॉन इस एटम के ऑर्बिटल में है तो उसका वेव फंक्शन होगा साई B। अब जैसे जैसे हम दोनों एटम को पास पास लेके आएंगे, दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। और जैसे कि हम लोग ने देखा, साई को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन को दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा बता सकते हैं। इस H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन में जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं होगा, वो कहां पे घूमेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। उस कंडीशन पे यहाँ पर अलग अलग केसेस को हम ले सकते हैं, डिफरेंट एक्सट्रीम केसेस। ये पहला केस है जब इलेक्ट्रॉन यहां पर है। दूसरा केस ले लेते हैं, HB और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट वाले केस में जब इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में है तो ये मानो प्रतीत होगा कि केवल ये इस न्यूक्लियस के ही इन्फ्लुएंस में है, और उस कंडीशन में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन को केवल साई A से लिख सकते हैं, जो कि एटॉमिक फर्स्ट एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन है। सिमिलरली सेकेंड एक्सट्रीम केस को यदि हम देखें, इलेक्ट्रॉन कहां पर है? सेकेंड न्यूक्लियस के पास में है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो केवल इस न्यूक्लियस के अधीन है। उस कंडीशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन होगा साई B, सेकेंड एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन के समान होगा। फर्स्ट वाले केस में यदि हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर C1 का वैल्यू है 1 और C2 का वैल्यू यहाँ पर 0 है। सेकेंड केस में देखेंगे C1 का वैल्यू 0 है और C2 का वैल्यू 0 है। तो जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा तो दोनों ही न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक होगा। मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट पोजीशन है तो इलेक्ट्रॉन इसके भी इन्फ्लुएंस में होगा और इसके भी इन्फ्लुएंस में। यदि हम इसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को R से फिक्स कर रहे हैं, न्यूक्लियस मूव नहीं कर रहा, केवल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है। तो जनरल LCAO विधि के अनुसार इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन को हम लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू C1 साई A प्लस C2 साई A। यहाँ पर C1 और C2 गुणांक है या कोएफिशिएंट है। ये गुणांक या कोएफिशिएंट का सिग्निफिकेंस ये है, C1 और C2 गुणांक है, C1 स्क्वायर ये पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना वेटेज होगा या कितना योगदान होगा इसको बताता है। C2 स्क्वायर सेकेंड ये फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना योगदान है या कंट्रीब्यूशन है, और C2 स्क्वायर सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने में कितना योगदान होगा वो बताता है। इसलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन हो रहे हैं दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व होगा। अब इस सिस्टम के लिए यदि हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है H psi इज इक्वल टू
ई साई। इसको यदि हम रीअरेंज करेंगे तो हमने पोस्टुलेट में जैसा इक्वेशन देखा था एनर्जी कैलकुलेट करने का, ये इक्वेशन के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। हमको यहाँ पर केवल इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन मालूम होना है और उसका वेव फंक्शन। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं लेंगे, केवल हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि साई रियल सॉल्यूशन है तो उस केस में साई एस्ट्रिक इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साई सेम रहेगा, और उस कंडीशन में हम इसको सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं साई स्क्वायर डी। अब इस सिस्टम का एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला जब यूज करना है तो इसके लिए जो मेथड हम यूज करेंगे वो है वेरिएशन मेथड। वेरिएशन मेथड के अनुसार हम सिस्टम का मिनिमम या स्थायी ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मिनिमम एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमको इस एनर्जी को जितने वेरिएबल है उसके साथ हमको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल है तो उसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। सिमिलरली C2 के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और मिनिमा का कंडीशन लगाएंगे इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे हमको दो इक्वेशन मिलेंगे, टू सेकुलर इक्वेशंस हमको मिलेंगे। इसको आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको दो घात वाले वर्ग समीकरण प्राप्त होता है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं हमको यहाँ पर दो मूल या दो रूट्स मिलेंगे, दो एनर्जी के वैल्यू मिलेगा, एक लोअर होगा और एक हायर होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको दो एनर्जी लेवल मिलेगा, एक लोअर एनर्जी का होगा और एक हायर एनर्जी का। लोअर एनर्जी जो होगा दैट करस्पॉन्ड्स टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, स्टेबल अवस्था, और हायर एनर्जी जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होगा। इस वेरिएशन मेथड के अनुसार हम C1 और C2 का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, ये तो वो एनर्जी का डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी को कैसे वेव फंक्शन से कैलकुलेट करते हैं। केवल यहाँ पे इतना ही मालूम होना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको दो एनर्जी लेवल मिलेंगे। अब आइए अब हम देखते हैं कि वेव फंक्शन को हमको कंप्लीट वेव फंक्शन कैसे मिल सकता है। जैसे कि हमने वेव फंक्शन देखा था, साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू C1 साई 1 और साई A लिखे थे प्लस C2 साई B। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर साई A और साई B एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन है और C1 और C2 गुणांक है या कोएफिशिएंट है। अब देखते हैं C1 और C2 को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ C1 एंड C2, इन कोएफिशिएंट को हम नॉर्मलाइजेशन विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, सबको मालूम होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, ये बार बार उपयोग में लाना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्क्वायर D2 पूरे स्पेस में -∞ से +∞ तक जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेट दिस बी इक्वेशन 2। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। वी विल गेट इंटीग्रेशन C1 psi A plus
C2 psi b होल स्क्वायर डी टो इज इक्वल टू 1। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा C1 स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर साई बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 साई ए साई बी डी टो इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 4। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन 4 में जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होते हैं, उसी प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी नॉर्मलाइज्ड होते हैं। देखें इक्वेशन 4 में हम लोग यहां पर फर्स्ट इंटीग्रल है साई ए स्क्वायर डी टो। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करता है, तो इसका इंटीग्रल का वैल्यू 1 होगा। सिमिलरली साई बी स्क्वायर डी टो, इसका इंटीग्रल का वैल्यू भी क्या आना चाहिए, सॉरी इसका इंटीग्रल भी 1 होगा। ये दोनों नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को बताता है। यहां पर तीसरा जो इंटीग्रल है वो है साई ए साई बी डी टो। ये कहलाता है ओवरलैप अतिव्यापन समाकलन या ओवरलैप इंटीग्रल, जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। एस का वैल्यू वेरिएबल है, ये 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। ऑर्थोगोनल कंडीशन या समकोणीय अवस्था में इसका वैल्यू 0 होगा और नॉर्मलाइज कंडीशन होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो इक्वेशन 4 को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट इंटीग्रल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। कोएफिशिएंट जो होगा उसका स्क्वायर इंटीग्रल साइन के बाहर होगा, साई ए स्क्वायर डी टो प्लस C2 स्क्वायर इंटीग्रल साई बी स्क्वायर डी टो प्लस ट्वाइस C1 C2 इंटीग्रेशन साई ए साई बी डी टो, दिस इज इक्वल टू 1। Let this be equation number 5। तो इक्वेशन 4 में डिफरेंट इंटीग्रल्स को जब हम सेपरेट करेंगे तो हमको ये इक्वेशन नंबर 5 मिलेगा। इस इक्वेशन नंबर 5 में हमने देखा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड होते हैं और ये जो इंटीग्रल है ये कहलाता है ओवरलैप इंटीग्रल, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा C1 स्क्वायर, दिस विल बी 1 प्लस C2 स्क्वायर, अगेन दिस इज 1 प्लस ट्वाइस C1 C2, ये ओवरलैप इंटीग्रल है कैपिटल S, दिस इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यदि हम 0 ओवरलैप अप्रोक्सीमेशन को लेते हैं, वैसे ये S का वैल्यू 0 नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम मान रहे हैं कि यदि 0 ओवरलैप अप्रोक्सीमेशन को लेते हैं तो वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल माना जाएगा और S का वैल्यू इक्वल टू 0 लेंगे। और उस कंडीशन में क्या दिख रहा है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, दिस बिकम्स इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 6, सॉरी दिस इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 9। S
इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया है। अब यहाँ इस सिस्टम में हम देखें H2 प्लस सिस्टम, यहाँ पर दोनों ही प्रोटॉन H2 प्लस में दोनों ही न्यूक्लियस सेम है, सेम न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व, तो इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो दोनों सेम होगा। C1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू C2 स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो C1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ C2 स्क्वायर, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस C2। इस इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम देखेंगे कि C1 का वैल्यू जो है, इसका वैल्यू C1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, therefore the value of C1 will be equal to 1 by root 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको दो सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगे। वन C1 is equal to plus 1 by root 2 and C2 is equal to again plus 1 by root 2। सेकेंड सेट जो मिलेगा C1 is equal to plus 1 by root 2 and C2 is equal to minus 1 by root 2। So let this be equation. Let us represent it by 13 and 14. Now let's substitute the values of C1 and C2 in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, psi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए इक्वेशन था C1 psi A प्लस C2 psi। दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 था। इसमें हम ये दोनों कंडीशन, ये दो केसेस हो सकते हैं, दो सेटिस्फाइंग कंडीशन होगा। इन वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको दो वेव फंक्शन मिलेगा। क्या होगा, एक को हम साइड प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे पहला केस के लिए, तो ये हो जाएगा 1 by root 2 psi A प्लस 1 by root 2 psi B। Let this be equation number 15। और दूसरा कंडीशन क्या है, C1 1 by root 2 है और C2 minus 1 by root 2 है, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेव फंक्शन psi माइनस से 1 by root 2 psi A minus 1 by root 2 psi B। और इन शॉर्ट वी कैन राइट psi प्लस इज इक्वल टू, कॉमन यदि हम लेंगे 1 by root 2 को, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार का कॉम्बिनेशन हमको मिलता है वेव फंक्शन का, एक एडिटिव है और दूसरा सब्ट्रैक्टिव है। जैसे कि हमने शुरू में देखा, एडिटिव से हमको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है और इसमें प्रतिबंधी या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो जब वेव फंक्शन ऐड होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और जब दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब इनमें से कौन सा अधिक स्थायी है देखने के लिए इन मान को हम एनर्जी के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ दीज वेव फंक्शन इन द एनर्जी equation psi square V2। If we substitute the value of this in this for different values, we have seen that पहले हमने देखा था
जब HA और HB ओवरलैप करता है तो यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे हमने डिस्टेंस को फिक्स रखा है R, और यहाँ पे न्यूक्लियस मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, ओनली वी हैव पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जो भी एनर्जी आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी का होगा। तो एक्चुअल फंक्शन डालेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का और दूसरी बार इसका एंटी बॉन्डिंग का। तो हमको दो अलग अलग ग्राफ मिलेंगे। जब यहाँ पे हम लेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस पे जब दूर है, फिर जैसे जैसे पास आएगा, हर कंडीशन में हम एनर्जी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे कि जब एटम दूर दूर होता है, कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं रहता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 रहता है। और जैसे जैसे हम इसके डिस्टेंस को कम करते जाएंगे और एनर्जी को कैलकुलेट करते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो एनर्जी का वैल्यू है धीरे धीरे कम होता है, और एक मिनिमम पे आने के बाद में, दैट मीन्स दोनों एटम का क्लोजेस्ट अप्रोच वाले पोजीशन में पहुंचने के बाद में, इसके बाद में और हम दोनों को पास नहीं ला सकते, क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। और उस कंडीशन में रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। तो ये केस है जब हम साई प्लस को यूज करते हैं। और जब हम एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन को यूज करेंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी को यदि प्लॉट करेंगे तो हमको इस टाइप का कर्व मिलता है। दिस इज फॉर साई माइनस। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें हमको मिनिमम एनर्जी सिस्टम का प्राप्त होता है, अर्थात ये अधिक स्थायी है, और इस कंडीशन में कहीं भी मिनिमम नहीं मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन यदि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। ये जो डिस्टेंस है ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है, और ये एनर्जी जो है डिसएसोसिएशन एनर्जी कहलाता है। ये बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई है, और ये विघटन ऊर्जा या डिसएसोसिएशन एनर्जी है। यदि हम इसको फिजिकल पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल पिक्चर ऑफ bonding and anti-bonding wave functions। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन को हम फिजिकल पिक्चर के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे कि अभी हमने देखा दो एटॉमिक ऑर्बिटल, पहला और दूसरा, ये HA मॉलिक्यूल का है और ये HB का। इसका वेव फंक्शन है साई A और इसका वेव फंक्शन है साई B। ये जब कंबाइन होगा तो हमको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक की एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर होगा और एक की एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई होगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा, पाई, डेल इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल स्टार एक्सेट्रा। यहाँ पर ये सिग्मा और ये सिग्मा स्टार होगा। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, होर्न्सप्रोल और पॉलिस प्रिंसिपल के अनुसार यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है जितना लोअरिंग होता है करीब करीब उतना ही इंक्रीज भी होता है, लेकिन यदि हम जीरो ओवरलैप नहीं लेते, एज इज इक्वल टू जीरो ना मान के कैलकुलेट करते हैं तो ये इसमें चेंजेस होगा। ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ये
1/√2 नहीं आएगा, उसमें s टर्म भी आएगा, और उस केस में आप देखोगे कि ये जो इंक्रीज है वो लोअरिंग से थोड़ा सा अधिक है। अब इसको हम वेव फंक्शन को किस प्रकार से ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट कर सकते देखें। पहला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है साई, प्लस इसमें वेव फंक्शन साई ए इज एडिंग टू साई बी। यहां पे जैसे कि हमने पहले देखा दोनों वेव फंक्शन सेम फेस में है, और यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा, व्यतिकरण होगा, वो संयोजी होगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। दूसरा साई ए माइनस साई बी, इस कंडीशन में वेव फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये होगा और ये आउट ऑफ फेस होगा। आउट ऑफ फेस होगा तो हमको वेव फंक्शन कैसे मिलेगा, इस प्रकार से। तो यहां पर जब ये कंबाइन हो जाएगा तो जो वेव फंक्शन हमको मिलेगा ये साई प्लस का फंक्शन है, और ये क्या मिलेगा, साई माइनस का वेव फंक्शन है। यहां पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो 0 के बराबर है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी को हम वेव फंक्शन के द्वारा कैसे बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हम जानते हैं साई प्लस इज इक्वल टू 1/√2 साई ए प्लस साई बी है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, और एंटी बॉन्डिंग के लिए साई माइनस इज इक्वल टू 1/√2 साई ए माइनस साई बी होता है। इसका जैसे कि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी को हम साई स्क्वायर से लिखते हैं, तो इस वेव फंक्शन का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा साई प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस साई ए साई बी। इसी प्रकार सिमिलरली यदि हम साई माइनस का स्क्वायर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी एंटी बॉन्डिंग के लिए जो मिलेगा वो होगा साई माइनस स्क्वायर हाफ साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस साई ए साई बी। यहां पे हम देख रहे हैं कि प्लस 2 साई ए साई बी है, और यहां पे है माइनस 2 साई ए साई बी। यदि हम इंडिविजुअल जो न्यूक्लियस है H A और H B हाइड्रोजन एटम H A और H B, इसके वेव फंक्शन का यदि हम स्क्वायर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साई ए स्क्वायर। इसका वेव फंक्शन का स्क्वायर यदि हम लेते हैं तो हमको साई बी स्क्वायर। तो यदि इंडिविजुअली हम इसको ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, हाफ साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। लेकिन यदि हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें इंडिविजुअली जब ऐड होगा देन साई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाफ साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम इन दोनों इक्वेशन के साथ करेंगे। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लस एडिशनल टर्म है और यहाँ पर कुछ क्वांटिटी माइनस हो रहा है। इन वेव फंक्शन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, दिस इज साई ए स्क्वायर एंड दिस इज साई बी स्क्वायर। ये हमारा मॉलिक्यूलर एक्सिस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस है, यहाँ पर पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुआ है, समेशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है,
और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यदि हम साई प्लस स्क्वायर के लिए प्लॉट करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में पहले इतना ही था इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये इंटरन्यूक्लियर स्पेस है जहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। सेकेंड केस में सेम टाइप का इक्वेशन ग्राफ बनेगा, ये साई ए प्लस स्क्वायर है और ये साई बी स्क्वायर है। साई माइनस स्क्वायर के लिए जो ग्राफ हमको मिलेगा दैट विल बी ये है साई माइनस स्क्वायर। इसको हम डिफरेंट कलर से भी ग्राफ में दिखा सकते हैं। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। दोनों में डिफरेंस क्या है देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बीच का जो ओवरलैपिंग रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रहा है और यहाँ पे हम देखेंगे ये ओरिजिनल है, साई ए स्क्वायर है और ये साई बी स्क्वायर है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतना था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हुआ। यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने के कारण यहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्स होगा और यहाँ पर बॉन्डिंग रिजल्ट होगा और बॉन्डिंग एट्रैक्टिव फोर्स जहां पे काम करेगा वहां पर एनर्जी लोअरिंग होगा और बॉन्डिंग जो रहेगा वो स्टेबल होगा। इस सिचुएशन में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का 0 है जिसको हम नोड कहते हैं। जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 है इसको हम नोड कहते हैं। ये दोनों पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। दैट मीन्स पॉजिटिव और पॉजिटिव न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपल करेगा और रिपल करेगा तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और ये अनस्टेबल होगा और इसको हम एंटी बॉन्डिंग कहेंगे क्योंकि ये बॉन्डिंग को फेवर नहीं करता है। तो ये है वेव फंक्शन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एनर्जी का कैलकुलेशन हम वेव फंक्शन से कैसे करेंगे। थैंक यू।